अब हम इसका एनालिसिस मॉडल बनाएंगे। जब एनालिसिस मॉडल बनाने की शुरुआत करते हैं तो एनालिसिस मॉडल का मतलब यह है कि आपकी रिक्वायरमेंट अभी क्लियरेंस हो रही है, आपको एलिसिटेशन हो चुका है। अब हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब यह है कि विश्लेषण करना है, इस पे सोच विचार करना है। और जब हम इसका मॉडल बना देंगे तो कहने का मतलब यह है कि हम आप एक तो बता रहे हैं कि इसमें डेटा कौन कौन सा यूज होगा, किस तरीके से होगा, इंफॉर्मेशनल डेटा दे रहे हैं, इंफॉर्मेशनल हो गया, ये फंक्शनल क्या क्या काम करने वाला है, और बिहेवियरल डोमेन सॉफ्टवेयर कब किस तरीके से एक्टिविटी करने वाला है। तो एनालिसिस मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि आप सॉफ्टवेयर के हर तरीके के आयामों को, हर तरीके के क्षेत्र और फील्ड को केटर कर सके, संभाल सके। तो मॉडल क्योंकि चेंज होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप बना के देंगे चीजें चेंज होंगी, तो एनालिसिस मॉडल भी चेंज होगा समय के साथ। तो एनालिसिस मॉडल है क्या? एनालिसिस मॉडल की डेफिनेशन तो मैं नहीं पता ना, मैंने तो आपको ये बताया। एनालिसिस मॉडल की डेफिनेशन ये हो गई कि अब ये आपके रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 1 से 50, तो अभी आपका स्नैपशॉट अगर इसकी पिक्चर खींचे तो उसे हम एनालिसिस मॉडल कहेंगे। मान लीजिए कुछ समय बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये 1 से 50 से 1 से 55 हो गई रिक्वायरमेंट, या 1 से मान लीजिए ये 40 हो गई। तो अब जो स्नैपशॉट होगा ना रिक्वायरमेंट का, जो फाइनलाइज हुआ है, उसे हम कहेंगे एनालिसिस मॉडल। एनालिसिस मॉडल कहेंगे आपकी एक स्नैपशॉट, एक फोटो क्लिक उस समय के रिक्वायरमेंट की। तो जैसे एनालिसिस मॉडल बढ़ेगा, सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अब हमारे डिजाइनिंग का काम बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट फ्रीज हो चुके हैं और उसका हमने एनालिसिस कर चुके हैं। अब यहां पे कई सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, यूज केस काफी है यार, इसी को बना लीजिए और इसी से रिक्वायरमेंट तय हो जाएगी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जब एनालिसिस मॉडल आप कह रहे हैं तो यूज केस से काम नहीं चलेगा, आपको अलग अलग मोड भी आपको दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि जब बड़ा सॉफ्टवेयर होता है और काफी लोग काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें दारोमदार है, तो आपको बड़ा व्यू देखना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग व्यू पॉइंट लेने पड़ेंगे। क्योंकि जितने ज्यादा व्यू पॉइंट लेंगे उतनी ज्यादा इसमें जो भी आपने छोड़ दिया है, ओमिशंस हो गए या कुछ इनकंसिस्टेंसी है, मतलब ये स्पष्ट नहीं है, सटीकता नहीं है, और ये कह सकते हैं आपकी एम्बिग्विटी है, कहीं जो एक बात कही जा रही है उसके तमाम मतलब निकाले जा सकते हैं। तो इसलिए एनालिसिस मॉडल को केवल आप यहां तक महदूद ना रखें, यहीं तक ना रखें, इसके अलावा भी चीजें, कई लोग कहते हैं कि भाई इसके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहां पर आप देखिएगा कि मैं इसको पूरा दिखाऊंगा आपको, क्योंकि यहां पर जो हम कंक्लूड करेंगे वो सिनेरियो बेस्ड रिप्रेजेंटेशन पे करेंगे। ये है सिनेरियो बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो हर एक सीन में, हर एक सिनेरियो में क्या क्या होने वाला है, तो यहां पर हम कर रहे हैं इलैबोरेशन। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई यूजर के अलग अलग व्यूज को देखिए। अगर आपने यूज केस बना दिया, एक पर्सपेक्टिव बना दिया, तो काम नहीं चलेगा। जैसे बेसिक यूज केस है, और उसके अलावा जब हम यूज केस डायग्राम बनाने लगेंगे तो हम इसको थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं, है ना, टेम्पलेट बेस्ड इलैबोरेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर एक यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम दिखा रहा हूं। ये एक्टिविटी डायग्राम है, किस तरीके से हम रिक्वायरमेंट को बढ़ा रहे हैं, रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये जानकारियों को एक तो पता करना और उसको समझना। जैसे अगर आप बेसिक इसका यूज केस देखें तो ये क्या हो रहा है, जिसको हम सिंपली कहें कि भाई होम ओनर इन सब से इंटरेक्ट कर रहा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, और यहाँ सेंसर हो रहे हैं, सेंसर के साथ ये काम कर रहा है। तो आपके पास समझ में आ गया एक्टर क्या है और मेन इवेंट क्या होने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम इसी को रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेट करेंगे तो मीटिंग करनी होगी, फंक्शन क्लास डिसाइड होने होंगे, कंस्ट्रेंट पता करने होंगे। आप क्यूएफडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मल नहीं करना चाहते तो आप इनफॉर्मली प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट ये पहले ज्यादा है, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। उसके बाद आप यूज केसेस क्रिएट करिए, और जब यूज केस क्रिएट करने जाएंगे तो यूज केस डायग्राम बनाएंगे आप। मैंने जब बताया आपको यूएमएल में हम यूज केस डायग्राम बनाते हैं, वहां आपको एक्टर बताने पड़ेंगे, सिनेरियो बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कंप्लीट टेम्पलेट जो याकूबसन साहब ने, कॉकबन साहब, कई लोगों ने इसको बताया, वो आप बना सकते हैं। क्लास बेस्ड एलिमेंट की जहां बात होती है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जब यूज केस बनाते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक्टर किस किस तरीके से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो हर एक तो यूज केस बन रहा है, हर एक यूसेज सिनेरियो जो आप बना रहे हैं, यूज केस से ही यूसेज सिनेरियो बन रहा है आपका। यहां पर आप बताएंगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जब एक्टर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, जब एक्टर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो चेंज होंगे या जो इसके काम को करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है कि ये ऑब्जेक्ट कहां से आते हैं, क्लासेस से आते हैं। और क्लासेस का मतलब क्या होता है, क्लासेस का मतलब ये होता है कि वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स या कलेक्शन जिसके अंदर कुछ सिमिलर एट्रीब्यूट हो और सिमिलर बिहेवियर हो। क्लासेस जैसे आपके कॉलेज का अगर बनाने हम चले तो क्लासेस क्या हो सकते हैं, क्लासेस फॉर मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। ऐसे करके हम एक क्लास बनाएंगे। बेसिकली क्लास का ही जो इंस्टेंसिएशन होता है
ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि क्लास का एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं आप, और इस ऑब्जेक्ट में इसके अंदर के सारे एट्रीब्यूट और बिहेवियर यानी कि वेरिएबल और फंक्शन आ जाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर एक यूएमएल डायग्राम, क्लास डायग्राम आपको बनाना है, या फिर इसको हम सेंसर क्लास के लिए डिजाइन करेंगे, यूएमएल क्लास डायग्राम आपको बनाना है, तो कैसे बनेगा? वो हम सेफ होम सिक्योरिटी ले रहे हैं, तो अगर ये आप सेंसर लेते हैं, ये हमारी क्लास है, तो इसके डायग्राम लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ सेंसर, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि यही डायग्राम में आपको क्या क्या चीज देनी है। एट्रीब्यूट क्या होंगे? एट्रीब्यूट मतलब जो वेरिएबल लिखेंगे उस क्लास में आप, हो सकता है नाम, टाइप, लोकेशन, एरिया, कैरेक्टरिस्टिक, ये इसके वेरिएबल मान लीजिए एक तरीके से, हम इसको एट्रीब्यूट्स भी कह रहे हैं। एक्चुअली जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसको वेरिएबल कहा जाएगा। और ऑपरेशंस क्या होंगे? हम इसको अभी तो ऑपरेशंस कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होंगे? इसको प्रोग्राम में आप फंक्शंस कहेंगे। तो ये आपके ऑपरेशन हो गए, जैसे आइडेंटिफिकेशन हो गया, इनेबलिंग, डिसेबलिंग, रिकॉन्फिगरिंग। तो कहां से हमने होम ओनर से शुरुआत की थी और कहां हम क्लास डायग्राम पे भी पहुंच गए, क्लास बेस एलिमेंट पे पहुंच गए। इसके बाद जब एनालिसिस मॉडल हम जब बना रहे हैं, तभी हम उस वहीं पे बताएंगे कि इन क्लासेस, जैसे क्लास 1 बनाई या फिर क्लास 2 बनाई, इनके बीच में कोलैबोरेशन क्या है, इसके बीच में समन्वय क्या है, इनकी रिलेशनशिप क्या है, ये आपस में किस तरीके से रिलेट करेंगे, क्या हायरार्की होगी, क्या कोई किसी क्लास को आप इनहेरिट भी करेंगे, नहीं करेंगे, इंटरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें तय होगी। इसके अलावा आता है बिहेवियरल एलिमेंट्स। अब बिहेवियरल एलिमेंट्स में ये होता है कि बिहेवियर कैसे होगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपको स्टेट डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने आपको कहां से शुरुआत की? यूज केस डायग्राम। यूज केस के बाद हम किस डायग्राम पे आए? मैंने आपको एक्टिविटी डायग्राम भी बताया। उसके बाद स्टेट डायग्राम हो गया। तो स्टेट डायग्राम में हम बिहेवियर बताते हैं, अलग अलग स्टेट बताते हैं कि भाई कोई चीज होगी तो सिस्टम किस स्टेट पे जाएगा। मान लीजिए अभी आप खड़े हैं और खड़े होने के बाद आप भागने लगे, फिर आप रुक गए, फिर आप चल दिए, तो ये आपका स्टेट हुआ ना। इसी स्टेट की मैं बारे में बात कर रहा हूं। तो स्टेट का मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर या सिस्टम का बिहेवियर वो कैसा रिएक्ट करने वाला है, किस फेज में आने वाला है, क्या करने पर, उसी को हम स्टेट कहते हैं। तो स्टेट डायग्राम आपको बताता है कि कौन सा एक्शन, कौन सा आपका काम, कौन से रिजल्ट को लाने वाला है। अब एक एग्जांपल लीजिए कि आपका जो कंट्रोल पैनल है सेफ होम का, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो यूजर का इनपुट लेता है, तो क्या क्या स्टेट चेंज होंगे। तो इसका ये डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखें, ये स्टेट का नाम है, एक स्नैपशॉट है रीडिंग कमांड्स। तो स्टेट के वेरिएबल क्या हो सकते हैं? सिस्टम स्टेटस रेडी है, ये क्या हो सकता है? रेडी के अलावा भी तो आप जानते हैं डिस्प्ले मैसेज क्या आ रहा है और क्या आपको एंटर करना है और क्या एंटर किया और डिस्प्ले स्टेटस क्या है। इसके अलावा ये स्टेट की एक्टिविटीज है, ये सिस्टम किस किस इस पे आएगा, अब क्या होना है, क्या ये इंटरप्रेट करेगा और किस स्टेट पे जाएगा, ये आपको इस स्टेट डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हैं। इसको हम कहते हैं बिहेवियरल एलिमेंट्स। एनालिसिस पैटर्न्स। आपको याद होगा हमने पैटर्न्स के बारे में बात की थी। पैटर्न्स का मतलब वो जो चीजें हो चुकी हैं, आपको आइडिया है और उसका रीयूज किया जा सकता है, उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो एक्सपीरियंस्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियर होते हैं, वो लोग जो रिक्वायरमेंट अर्जित करना चाहते हैं या जो तरीका जानते हैं, उनको ये पता होता है कि कुछ ऐसी तकलीफें हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो बार बार आती है ऐसी प्रोजेक्ट्स में। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, तो आपको पता है कि नेटवर्किंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही आप अगर किसी और फील्ड में जाएंगे तो आपको पता रहता है कि भाई ये चीजें आती है इसमें। तो एनालिसिस पैटर्न का मतलब ये होता है कि वो पैटर्न्स, वो ऑलरेडी वो विधियां या वो तरीके जो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। जैसे आपको बता दें कि भाई कि अगर आप यहाँ नेटवर्किंग क्लास में जा रहे हैं तो आपको एक सॉकेट खोलना पड़ेगा, सॉकेट से आपको डेटा पैकेट भेजने पड़ेंगे, यानी कि क्लास, फंक्शन, बिहेवियर, वो ये आपको बता देगा जिसको आप यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो शुल साहब, गेयर साहब और हैसलर, इन्होंने दो फायदे बताए कि भाई एनालिसिस पैटर्न्स का उपयोग क्यों करना चाहिए। पहली चीज तो उन्होंने बताई कि फटाफट आप एनालिसिस मॉडल बना सकते हैं अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, यानी कि अलग अलग बड़े लेवल पे, बहुत जो सिस्टम का हाई लेवल है, फिर छोटे लेवल पे और फिर माइन्यूट लेवल पे आप एनालिसिस पैटर्न का यूज करेंगे तो फटाफट मॉडल्स बनेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या चीजें इस्तेमाल होनी है, एडवांटेजेस और लिमिटेशन, क्योंकि आपको पता है इससे ये नुकसान हो सकता है, ये फायदा है जो आप रिक्वायरमेंट के लिए लेके आ रहे हैं। बेसिकली एनालिसिस मॉडल आप एनालिसिस किस लिए कर रहे हैं? आप तो रिक्वायरमेंट के एनालिसिस कर रहे हैं ना। दूसरी चीज इसमें जो फायदा उन्होंने बताया वो ये बताया कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप डिजाइन मॉडल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डिजाइन पैटर्न है और डिजाइन पैटर्न बताया जा सकता है, जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उसका रिलायबल सोल्यूशन मिल सकता है। इसके अलावा जो एनालिसिस पैटर्न है उसको आप लाएंगे कैसे? जैसे अगर आप कोई पैटर्न यूज कर रहे हैं जिसकी हमने चर्चा पहले की थी, उसका ही रेफरेंस लेके आप एनालिसिस पैटर्न यूज करेंगे।